नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर मेहता क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है, आज का जो सेशन होने वाला है वो डाइजेशन के ऊपर होने वाला है। डाइजेशन के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताइए मेरी वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही है एक बार। सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग उमा कुमारी, गुड इवनिंग पल्लवी। चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का जो लाइव सेशन होने वाला है, इसमें हम क्वेश्चन लेने वाले हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। गुड इवनिंग राकेश। ओके, ऑल क्लियर। शुरू करते हैं आज का लाइव सेशन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आज के लाइव का आपके सामने आ चुका है, आपको बताना है। सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसमें आपको बताना है, इन मेमल्स द लोअर जो इज मेड अप, है ना। मेमल्स में जो नीचे वाला जो जबड़ा होता है वो किस हड्डी से मिलके बना होता है? स्तनियों में नीचे का जबड़ा बना होता है डेंट्री बोन से, मैक्सिला, प्री मैक्सिला या पेलेटाइन? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आज के लाइव सेशन का आप देख रहे हैं, इसका आंसर आपको करना है। बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं आज के लाइव सेशन का, इसका आंसर आपको करना है। राकेश ने ए बताया, बाकी स्टूडेंट भी कमेंट करते जाइए जल्दी से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं आज के लाइव सेशन का, और इसमें पूछा है कि स्तनियों में जो लोअर जो होता है, नीचे वाला जो जबड़ा होता है, वो किससे मिलके बना होता है? कौन सी जो बोन होती है वो हमारे नीचे वाले जबड़े में होती है ना। और इससे जुड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और है कि मैमल्स का जो हमारे जो नीचे वाला जबड़ा होता है ये मूवेबल होता है, बाकी हेड में जितनी भी बोन्स होती है वो नॉन मूवेबल होती है ना। एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है। और इसमें कौन सी बोन होती है उसके बारे में आपको पूछा है। चार ऑप्शन आपके सामने है, डेंटरी, मैक्सिला, प्री मैक्सिला और पेलेटाइन। बताइए। चलिए, राकेश ने ए बताया, बिल्कुल सही बताया राकेश ने। डेंट्री जो बोन होती है वो नीचे वाले जबड़े में होती है, हमारा जो नीचे वाला जो जबड़ा होता है, ठीक है, ये नीचे वाला जबड़ा होता है, यहाँ पे जो बोन होती है इसको बोलते हैं मैंडिबल बोन। मैंडिबल भी बोलते हैं इसको, और डेंट्री बोन भी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? डेंट्री बोन भी बोला जाता है, ठीक है। मैक्सिला जो बोन होती है ये ऊपर वाले जबड़े में होती है। कहाँ पे होती है? ऊपर वाले जबड़े में होती है। और प्री मैक्सिला भी ऊपर वाले जबड़े में होगी, है ना, ये मैक्सिला के आगे की तरफ होगी प्री मैक्सिला। और पेलेटाइन जो बोन होती है वो तो हमारे हेड में होती है, जो यहाँ पर ललाट में जो हड्डी होती है उसको तो बोलते हैं फ्रंटल। फ्रंटल के जस्ट ऊपर की तरफ जो सबसे लंबी हड्डी होती है ना, हेड की तरफ, उसको बोलते हैं पेराइटल, है ना, छत, रूफ ऑफ द हेड बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। उमा कुमारी ने ये बताया, पल्लवी जैन, मेंडिबल, तबस्सुम ने ये बताया, उमा कुमारी बिल्कुल सही बताया सबने। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। विच वन हैज़ ए डेवलप्ड कैनाइन, है ना, किस में विकसित रदनक यानी कि कैनाइन दांत पाए जाते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने है, किस में आपको बताना है, किस एनिमल में कैनाइन दांत जो होते हैं हाईली डेवलप होते हैं? पोलर बियर, वॉलरस, मेल एलिफेंट या फिर राइनोसेरस? बताइए। सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, सेकंड का आंसर आपको करना है। सेकंड का आंसर आपको करना है। पूछा है किस एनिमल में हाईली डेवलप्ड कैनाइन दांत पाए जाते हैं, ठीक है। राकेश ने सेकंड का बी बताया, वॉलरस बता रहे हैं, उमा कुमारी ने बी बताया। चलिए बाकी स्टूडेंट भी कमेंट करते जाइए जल्दी से।
लोकोमोशन बाय अपर कैनाइन इन वॉलरस, बिल्कुल सही बता रहे हैं। चलिए देखते हैं सेकंड का आंसर। देखिए वॉलरस जो होता है उसमें क्या होता है, कैनाइन जो दांत होते हैं वो हाईली डेवलप्ड होता है ना। इसका अगर 1130/130 है ना, इसका अगर टीथ फॉर्मूला हम देखें तो क्या होता है, ये भी आप याद रखना चाहे तो रख सकते हैं, ठीक है। ICPMM है ना, इंसाइजर कैनाइन प्री मोलर और मोलर है ना। तो वॉलरस में ये फॉर्मूला होता है 1130/130, ऐसे याद रख सकते हैं आप, है ना। तो इसके जो कैनाइन्स जो होते हैं वो बाहर की तरफ निकले होते हैं और इसकी वजह इससे वो लोकोमोशन में भी हेल्प लेता है, और ये भी एक तरह का मेमल ही है ना, ध्यान रखिए, ठीक है। और मेल एलिफेंट की बात भी हमने करी थी, वापस कर लेते हैं, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। 1003/0003 है ना। में एलिफेंट में जो बाहर की तरफ जो टस्क होते हैं ना, दांत होते हैं, वो तो क्या होते हैं, इंसाइजर होते हैं। क्या होते हैं, इंसाइजर होते हैं, ध्यान रखिए। ये भी क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आपको। लेकिन इसमें वॉलरस में क्या होता है, कैनाइन होता है ना, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। और अपने अगर एडल्ट का फॉर्मूला पूछे तो 2123/2123, ठीक है, 2123/2123 है ना। और एक और फॉर्मूला यहाँ एलिफेंट से मिलता जुलता ही है, ठीक है। एलिफेंट का होता है 1003/003 होता है, और 1003/1003, ठीक है, ये होता है चूहे का, है ना। ये भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड का राकेश ने बी बताया, उमा कुमारी ने बी बताया, पल्लवी ने ए बताया, नहीं वोल्रस होगा इसका। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। थर्ड का आंसर आपको देना है। देखिए थर्मो रेगुलेशन पूछा है, थर्मो रेगुलेशन इन डॉग्स, कुत्तों में जो थर्मो रेगुलेशन ताप नियमन की जो प्रोसेस होती है, ताप नियंत्रण की, वो किसके द्वारा की करी जाती है कुत्तों में? स्किन के द्वारा, स्वेट ग्लैंड के द्वारा, टंग के द्वारा, या फिर डिपोजिटेड फैट के द्वारा? बताइए। थर्ड क्वेश्चन पे आ गए आज के सेशन में हम। पूछा है डॉग्स में थर्मो रेगुलेशन ताप नियंत्रण किया जाता है स्किन के द्वारा, स्वेट ग्लैंड के द्वारा, टंग के द्वारा, या डिपोजिट फैट के द्वारा? बताइए। थर्ड का तबस्सुम ने सी बताया, पल्ल पल्लवी जैन ने टंग बताया, उमा कुमारी सी बता रहे हैं, राकेश ने भी सी बताया, पल्लवी जैन सी बता रहे हैं। चलिए ऑलमोस्ट सभी ने सी ऑप्शन बताया। चलिए बिल्कुल सही जवाब है ना। कुत्तों डॉग्स में क्या होता है, डॉग्स में टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए या टेम्परेचर को नियंत्रण करने के लिए क्या है, डॉग टंग का यूज़ करता है। टंग उसकी बाहर की तरफ लटकी रहती है, आपने देखा होगा। तो वो एक कूलिंग इफेक्ट जनरेट करता है, उससे क्या होता है, इवोपरेशन हो जाता है, और जो एक्स्ट्रा जो हीट है वो बाहर निकल जाती है ना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ। देखिए फोर्थ का आंसर आपको बताना, अ पेयर ऑफ स्मॉल लिम्फेटिक टिश्यू प्रेजेंट एट द साइड ऑफ द रूट टंग इज कॉल्ड एज, है ना। जीवा के मूल के इर्द गिर्द पाए जाने वाले लिम्फ उत्तक का एक युग्म क्या कहलाता है? थायराइड कहलाता है, टॉन्सिल्स कहलाता है, एपिग्लोटिस कहलाता है, या फिर एडिनोइड्स कहलाता है? बताइए। फोर्थ का आंसर आपको करना है। राकेश ने बी ऑप्शन बताया, तबस्सुम बी ऑप्शन बता रहे हैं, नितिन पाटीदार ने बी ऑप्शन बताया, पल्लवी जैन ने बी ऑप्शन बताया, रोमा कुमारी बी ऑप्शन बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। देखिए पूछा है जीवा के मूल में, है ना, जो हमारी टंग है, टंग जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पर कुछ ऐसे लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं, है ना। लिम्फेटिक दोनों साइड में लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं, जहाँ पे हमारी जो टंग है, जीवा स्टार्ट होती है, वहाँ पे कुछ ऐसे लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं। ये कभी कभी इनमें सूजन भी आ जाती है ना, फूल जाते हैं, तो सांस लेने में तकलीफ भी होती है ना। तो इनको क्या बोलते हैं, टॉन्सिल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टॉन्सिल्स बोला जाता है, ठीक है।
थायराइड तो एक ग्लैंड है ना, सबसे बड़ी ग्लैंड थायराइड ग्लैंड है, आपको पता ही होगा। एंडोक्राइन ग्लैंड की अगर पूछा जाए क्वेश्चन, अगर पूछा जाए सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, तो ऑप्शन क्या होगा? थायराइड होगा। और पूछा जाए लार्जेस्ट ग्लैंड, तो आंसर होगा लीवर, है ना, लीवर, क्योंकि मिक्स ग्लैंड होती है। और सबसे छोटी पूछे तो पिनियल ग्लैंड सबसे छोटी होती है ना। और एपिग्लोटिस तो आपको पता होगा, ग्लोटिस जो होता है, ग्लोटिस, ठीक है, ये ट्रेकिया है और ये इसोफेगस है ना। तो ट्रेकिया के ऊपर यहाँ पर एक पल्ला होता है, कार्टिलेजिनस एक पल्ला होता है, कार्टिलेजिनस एक फ्लैप होता है, उसको अपन बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। और ठीक है, और एडिनोइड्स ये भी एक टिश्यू होते हैं जो गले में होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड, शाबाश, ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है। फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, वोमेराइन टीथ आर प्रेजेंट, वोमेराइन टीथ जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? आपको बताना, मैन में, मनुष्य में, रेप्टाइल में, या फ्रॉग में, या फिर रेबिट्स में? बताइए, वोमेराइन जो टीथ होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? तबस्सुम ने बी ऑप्शन बताया। राकेश ने बी ऑप्शन बताया, पल्लवी जैन फ्रॉग बता रहे हैं, यानी कि सी ऑप्शन बता रहे हैं। उमा कुमारी ने बी ऑप्शन बताया, नितिन पाटीदार ने बी ऑप्शन बताया। चलिए देखते हैं, वोमेराइन टीथ, वोमेराइन जो टीथ होते हैं वो फ्रॉग्स में पाए जाते हैं, मेंढक में होते हैं, है ना। किस में पाया जाता है? मेंढक में पाए जाते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। और मेंढक में वॉमर बोन जो होती है, वॉमर बोन से अटैच होते हैं, वहाँ पे होते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या बोला? वोमेराइन टीथ, है ना। और जो हमारे रूफ होती है, रूफ बोल सकते हैं, रूफ ऑफ द माउथ, है ना, जो हमारा माउथ है उसकी रूफ में पाए जाते हैं, ताकि जो कोई जब ये किसी का शिकार करते हैं तो वो शिकार बाहर नहीं निकल सके, उसको कैप्चर करने के लिए ये टीथ होते हैं ना, वोमेराइन टीथ होते हैं, तो इजीली उसको कैप्चर किया जा सकता है ना। तो किस में होते हैं ये? फ्रॉग्स में, है ना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिक्स की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सिक्स क्वेश्चन आ गया। इन रेबिट पेरिस्टालसिस इज, है ना, शशक में क्रमानुकुंचन पेरिस्टाल्टिस होता है। पेरिस्टालसिस क्या होता है? द एक्ट ऑफ स्वेलिंग, निगलने की क्रिया को बोलते हैं। अनैच्छिक पेशीय संकुचन तथा शिथिलन, या फिर सी ऑप्शन पोषण की विधि, या डी पाचक रसों का स्त्रावण? बताइए, पेरिस्टालसिस क्या होता है? सिक्स क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। पल्लवी जैन ने ए ऑप्शन बताया है। राकेश ने बी ऑप्शन बताया। उमा कुमारी ए बता रहे हैं। बताइए, जल्दी से कमेंट करते जाइए। राकेश बी बता रहे, उमा कुमारी ने बी ऑप्शन बताया है सिक्स का। चलिए देखते हैं। देखिए,
पूछा है रेबिट में पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है ना। पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट मतलब जो भी अब फीड खाते हैं, जैसे हमारे मैमल्स सब में होता है ना, ये मनुष्य में भी होता है ये चीज़। उसमें क्या होता है कि जो भी हम फीड या फूड ले रहे हैं तो वो फूड नीचे की तरफ उतरता है ना, इसोफेगस होती है, इसोफेगस के थ्रू वापस स्टोमक में जब फूड एंटर करता है तो यहाँ पर एक मूवमेंट होती है ना। जैसे कि ये हमारे, ये अगर मैं माउथ बनाऊं और ये इसोफेगस हो गया, ठीक है, और इसोफेगस से वापस ये स्टोमक में फूड जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसोफेगस में कुछ ऐसी मूवमेंट्स होती है जिससे क्या होता है, फूड जो होता है वो आगे की तरफ मूव करता है ना। यहाँ पे इसमें मूवमेंट्स होती है जो फूड आगे की तरफ एंटर करता है, इन मूवमेंट्स को बोलते हैं पेरिस्टालसिस। क्या बोलते हैं? पेरिस्टालसिस। तो यहाँ पे क्या होता है, एंड इनवॉलंटरी मसल्स जो होती है उनमें कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होता है ना, जो हमारे नियंत्रण में नहीं। इनवॉलंटरी मतलब जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती, अनैच्छिक पेशियां होती है, उनमें क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होता है, तो फूड आगे की तरफ मूव करता है ना। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट जो ऑप्शन देखो, द एक्ट ऑफ स्वेलिंग होता है, इसको बोलते हैं डी ग्लूटिनेशन। क्या बोलते हैं? डी ग्लूटिशन, डी ग्लूटिशन बोला जाता है ना, ये भी ध्यान रखिए। एक्ट ऑफ स्लोइंग, स्वेलिंग, निगलने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं डी ग्लूटिशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। देखिए, द लेंथ ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज मोर इन हर्बीवोरस एनिमल्स। हर्बीवोर जो शाकाहारी जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होती है, जो एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई जो होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, कंपेयर टू कार्निवोरस एनिमल्स। ऐसा क्यों होता है? शाकाहारियों की तुलना में आहार नाल मांसाहारियों की अपेक्षा अधिक लंबी होती है, क्योंकि ऑप्शन ए, उनके आहार में वसा ज़्यादा होती है, फैट ज़्यादा होती है, उसकी वजह से। ऑप्शन बी, उनके भोजन में प्रोटीन की अधिक मात्रा पाई जाती है, उसकी वजह से। या फिर ऑप्शन सी, उनके आहार में कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः सेल्यूलोज अधिक होता है जो पचने में अधिक समय लेता है। या फिर ऑप्शन डी, अवशोषण अधिक समय तक चलता है, ठीक है। बताइए, 7th क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। 7 का आंसर आपको बताना है। फर्स्ट कमेंट आ गया है, उमा कुमारी ऑप्शन सी बता रहे हैं, नितिन पाटीदार ऑप्शन सी बता रहे हैं, राकेश भी ऑप्शन सी बता रहे हैं, पल्लवी जैन ऑप्शन सी बता रहे हैं। चलिए बाकी स्टूडेंट भी कमेंट करते जाइए जल्दी से। तबस्सुम ऑप्शन सी बता रहे हैं। चलिए ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है। हर्बीवोर जो होते हैं वो शाकाहार पे ज़्यादा, मेनली शाकाहार पे डिपेंड होते हैं ना, इसलिए उनको हर्बीवोर बोला जाता है। उनके जो उनकी जो डाइट होती है और उसमें भी कार्बोहाइड्रेट कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है, और कार्बोहाइड्रेट में क्या सबसे ज़्यादा सेल्यूलोज होता है, और इसके डाइजेशन में सबसे ज़्यादा समय लगता है ना। तो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8th, एनिमल्स ईटिंग ऑन फीकल मैटर, है ना, जंतु जो स्वयं का मल का भक्षण करते हैं वो जंतु क्या कहलाते हैं ना। सैंग्विवोरस, फ्रूगिवोरस, क्रोप्रोफेगस या डेट्रीवोरस, बताइए। ऐसे जंतु जो स्वयं के मल का भक्षण करते हैं वे जंतु क्या कहलाते हैं, बताइए। पल्लवी जैन 8 का सी ऑप्शन बता रहे हैं, कोप्रोफेगस। उमा कुमारी भी सी ऑप्शन बता रहे हैं, राकेश ने सी ऑप्शन बताया है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए, जो ऐसे एनिमल जो क्या करते हैं, स्वयं का मल का भक्षण करते हैं, उनको क्या कहते हैं, तो उनको सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोप्रोफेगस बोलते हैं ना। और अगर एग्जाम्पल की बात करें, बिल्कुल सही बताया उमा कुमारी ने, रेबिट जो होता है वो कोप्रोफेगस होता है ना। फिर बात करें, देखिए सेंग्विवेरस
सैंग्विवोरस मतलब ब्लड सकिंग जो एनिमल होते हैं ना, खून पीने वाले जो जीव होते हैं वो आ जाएंगे इसमें, ठीक है। जैसे कि फीमेल मॉस्किटो है ना, मॉस्किटो है ना, मादा एनाफिलिस जो मच्छर होता है वो ब्लड सकिंग यानी सैंग्विवोरस होता है। और ये क्वेश्चन आता है कि जबकि मेल जो होता है वो कैसा होता है, हर्बीवोर होता है ना, ठीक है। और फ्रूगीवोरस यानी फ्रूट ईटर, फ्रूट ईटर फल खाने वाले फ्रूट ईटर हो जाएंगे। डेट्रीवोरस यानी कि डेड या डिकेइंग जो मैटर, डेड एनिमल्स या मैटर को खाने वाले है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तबस्सुम ने भी सी ऑप्शन बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सही है, शाबाश। आगे बढ़ते हैं नाइन्थ की तरफ। देखिए नाइन्थ क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नाइन्थ का आंसर आपको देना है टीथ ऑफ रेबिट्स आर, है ना, खरगोश के जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, किस टाइप से किस प्रकार के होते हैं वो आपको बताना। थिकोडोंट होते हैं, डाइफायोडोंट होते हैं, या हिटेरोडोंट होते हैं, या ऑल ऑफ दिस, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बताइए। नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ आ गए हम। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, फीमेल मॉस्किटो लीच जो होते हैं ये सैंग्विवोरस होते हैं। अर्थवर्म डेट्रीवोर, बिल्कुल सही बताया। चलिए नाइन्थ का पल्लवी जैन ने हिट्रोडोन बता रहे हैं, नाइन्थ का सी ऑप्शन बता रहे हैं, राकेश ने डी ऑप्शन बताया। जो स्टूडेंट लेट आए उनके लिए बता दो, आज जो हम सीरीज देख रहे हैं, कुछ सीरीज के जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के क्वेश्चन देख रहे हैं। और एक बार आप वीडियो को लाइक कर दें सभी जने, और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए बताइए। उमा कुमारी ने नाइन्थ का डी ऑप्शन बताया। चलिए देखते हैं। देखिए पूछा है रेबिट के जो दांत होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं ना। रेबिट के जो दांत होते हैं वो थिकोडोंट भी होते हैं, डाइफायोडोंट भी होते हैं, और हिट्रोडोंट भी होते हैं। यानी कि ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट हो जाएगा, है ना, ऑल ऑफ दिस। देखिए थिकोडोंट का मतलब होता है गर्त दंती, हिंदी में इसको बोलते हैं गर्त दंती, है ना। यहाँ से आपको समझ में आएगा, गर्त का मतलब खड्डा, गर्त का मतलब क्या होता है, खड्डा, है ना, खड्डा। यानी कि जो रेबिट के जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, खड्डे में होते हैं। यानी कि जैसे ये खड्डा है और यहाँ पे ये टीथ होगा, है ना, ये खड्डा होगा, फिर ऐसे ऐसे टीथ होते हैं, मतलब कि अंदर की तरफ धसे होते हैं ना। और इस खड्डे को एल्वियोलाई भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई भी बोलते हैं। और यही वर्ड कहाँ पे आता है, एल्वियोलाई वर्ड लंग्स में भी आता है। लंग्स की जो यूनिट होती है आपको पता होगा, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, उस लास्ट एंड में ऐसे एल्वियोलाई होती है ना, गुब्बारे जैसी संरचना होती है। देखिए ये भी एक खांची तो है, ऐसे खांची बन रही है ना, इसलिए ये वर्ड आया एल्वियोलाई, ठीक है। तो थिकोडोंट होते हैं, डाइफायोडोंट, डाई का मतलब दो बार आते हैं, है ना, जैसे हमारे अपने भी ह्यूमन में भी दो बार आते हैं, एक बार दूध के दांत होते हैं, फिर एडल्ट वाले वापस आते हैं, तो इनको बोलते हैं डाइफायोडोंट। अगर एक बार आते हैं तो उनको बोलेंगे मोनोफायोडोंट, है ना। तो द्विबार दंती हो गया, है ना, हिंदी में इसको बोलेंगे द्विबार दंती, द्विबार दंती, है ना। और हिट्रोडोंट, हिट्रोडोंट यानी विषम दंती, विषम दंती, विषम आपको पता ही है ना, गणित में अपन पढ़ते हैं सम संख्या विषम संख्या। तो सम विषम का मतलब अलग अलग टाइप के होते हैं ना, ICPMM, है ना, ICPMM। तो इंसाइजर, इनका साइज और शेप अलग होता है, कैनाइन का अलग होता है, प्रीमोलर का अलग होता है, और मोलार का अलग होता है, इसीलिए इनको बोला जाता है हिट्रोडोंट, है ना। तो क्या ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। तीनों जो वेराइटीज है वो इसमें पाई जाती है, थिकोडोंट भी होते हैं, डाइफाइडोंट भी होते हैं, और हिट्रोडोंट भी होते हैं, है ना। चलिए यही है, यहाँ पे अगर ह्यूमन दे रखा होता तो भी यहाँ पे डी ऑप्शन ही करेक्ट होता, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं टेंथ की तरफ। टेंथ क्वेश्चन, सब म्यूकोसा इज थिकेस्ट इन, है ना, सब म्यूकोसा जो लेयर होती है वो किस में सबसे मोटी होती है ना। सब म्यूकोसा सबसे मोटी कहाँ पे होती है आपको बताना है, स्टोमक में, इसोफेगस में, इंटेस्टाइन में, या फिर रेक्टम में, बताइए। टेंथ क्वेश्चन पे आ गए, टेंथ का आंसर आपको देना है। हाँ बोनी सॉकेट, है ना, बोनी सॉकेट को ही एल्वियोलाई भी बोलते हैं। बोनी सॉकेट जो होती है ना, बोनी जो सॉकेट्स होती है उसी को हिंदी में बोलते हैं खड्डा बोलते हैं ना, हड्डियों का खड्डा बोलते हैं, और उसको एल्वियोलाई भी बोला जाता है ना, ध्यान रखना आपको। चलिए बताइए, टेंथ का आंसर बताना आपको।
उमा कुमारी 10th का सी ऑप्शन बता रहे हैं। राकेश ने भी सी ऑप्शन बताया। चलिए बाकी स्टूडेंट भी कमेंट करते जाइए जल्दी से। पल्लवी जैन ने स्टोमक बताया। ब्रूनर ग्लैंड फाउंड इन सब मिकोसा, हाँ बिल्कुल सही बात है। चलिए देखते हैं, अगर पूछा गया है यहाँ पे सब मिकोसा सबसे ज़्यादा मोटी कहाँ होती है, तो वो इसोफेगस में होती है। कहाँ पे होती है? इसोफेगस। बी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। मोटाई की बात करें तो कहाँ पे हो जाएगी? सब म्यूकोसा की मोटाई जो सबसे ज़्यादा होती है वो इसोफेगस में होती है, ठीक है। और लेयरिंग की अगर बात करें, देखिए ये ल्यूमेन होगी, गुहा हो गई, ठीक है। फिर इसके बाहर की तरफ जो होती है वो हो जाएगी मिकोसा, है ना, ये मिकोसा हो जाएगी, ठीक है। मिकोसा के बाहर की तरफ सब मिकोसा, ठीक है, सब मिकोसा। और इसके बाहर की तरफ जो होती है उसको बोलते हैं मस्क्यूलेरिस, है ना, मस्क्यूलेरिस। और फिर सबसे लास्ट में यानी कि बाहर की तरफ जो होती है उसको बोलते हैं सिरोसा, सिरोसा, है ना। तो यहाँ पे सब मिकोसा की बात करी गई है, तो वो किस में ज़्यादा होती है मोटाई? इसकी इसोफेगस में होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 11th की तरफ। द स्टोमक ऑफ रूमिनेंट इज मेनली डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स, है ना। रूमिनेंट का जो स्टोमक होता है, आमाशय होता है, वो 4 भागों में डिवाइड होता है। बट इन केमल विच वन पार्ट इज मिसिंग? केमल जो ऊंट जो होता है उसमें एक पार्ट मिसिंग होता है। कौन सा पार्ट मिसिंग होता है ये आपको बताना है। एबोमेसम, ओमेसम, रेटिकुलम या रूमेन, है ना। यही 4 पार्ट होते हैं जो रूमेंट्स जो होते हैं जुगाली करने वाले। रूमिनेंट्स का मतलब जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं, जैसे गाय, भैंस है ना, ये वाले जो होते हैं ये जुगाली करने वाले जंतु होते हैं ना, जुगाली करने वाले। तो इनमें क्या होता है, आमाशय कितने टाइप का होता है? 4 प्रकार का होता है। बट जो ऊंट होता है, ऊंट में क्या होता है, एक भाग नहीं होता है इनमें से, ठीक है। वो कौन सा पार्ट एब्सेंट होता है? एबोमेसम, ओमेसम, रेटिकुलम या रूमेन, बताइए। 11th का बी ऑप्शन बताया उमा कुमारी ने। राकेश ने भी बी ऑप्शन बताया। तबस्सुम बी ऑप्शन बता रहे हैं। चलिए बाकी स्टूडेंट भी कमेंट करते जाइए जल्दी से। चलिए देखिए, ओमेसम जो पार्ट होता है वो एब्सेंट होता है। ओमेसम जो पार्ट होता है, बिल्कुल सही बताया आप सबने, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, वो एब्सेंट होता है, ठीक है, कैमल में। चलिए आगे बढ़ते हैं 12th की तरफ। 12th का आंसर आपको देना है। लॉन्गेस्ट इसोफेगस इज फाउंड इन, है ना, सबसे लंबी ग्रसिका किस में पाई जाती है? जल्दी से बताइए।
ट्वेल्थ का उमा कुमारी ने डी ऑप्शन बताया, जिराफ। राकेश भी डी ऑप्शन बता रहे हैं। तबस्सुम ने डी ऑप्शन बताया। पल्लवी जैन भी जिराफ बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए लॉन्गेस्ट इसोफेगस, इसोफेगस जो हमारी गले में होती है ना, गले से, माउथ से लेके, इसोफेगस क्या है, फूड पाइप भी बोला जाता है। इसोफेगस को क्या बोला जाता है, फूड पाइप भी बोलते हैं। माउथ से लेके स्टोमक तक, है ना, जोड़ने वाली जो पाइप होती है इसको बोला जाता है इसोफेगस, है ना। इसोफेगस तो सबसे लंबी जिसकी गर्दन होगी, यानी कि जिराफ, जिराफ की गर्दन सबसे ज़्यादा लंबी होती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं 13 की तरफ। रुमेन इन कैमल फंक्शन है ना, ऊँट में रुमेन क्या कार्य करता है, बताइए। अभी अपन ने देखा था ऊँट में ओमेसम की संरचना नहीं पाई जाती है। अब दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। रुमेन तो पाया जाता है, रुमेन का क्या काम होता है। कडिंग ऑर्गन होता है, यानी कि जुगाली अंग की तरह कार्य करता है। वाटर स्टोरिंग ऑर्गन की तरह कार्य करता है। जल संग्रहण की तरह कार्य करता है, या फिर सी बोथ, या नन ऑफ दिस, बताइए। 13 क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। पल्लवी जैन ने सी ऑप्शन बताया है 13 का, बोथ। राकेश ने बी ऑप्शन बताया है। उमा कुमारी ने सी ऑप्शन बताया। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइए। रोशनी पाटीदार ने सी ऑप्शन बताया। चलिए देखते हैं इसका आंसर। ऊँट में जो रुमेन होता है उस, वो क्या करता है, कडिंग ऑर्गन की तरह भी काम करता है, यानी कि जुगाली अंग की तरह भी कार्य करता है, और वाटर स्टोरिंग का काम भी करता है ना, यानी कि वाटर उसमें स्टोर रहता है ताकि जब ज़रूरत पड़े बॉडी को तो वो उसमें यूज़ ले सके, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 की तरफ। नैरो नैरोवर डिस्टल एंड ऑफ द स्टोमक इज कॉल्ड, है ना, आमाशय के सक्रिय दूरस्थ छोर को क्या कहते हैं, बताइए। कार्डियक, ड्यूडेनम, फेरिंग्स, या पाइलोरस, बताइए। वापस से डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। चलो आई भी बना देता हूँ। यहाँ से माउथ हो गया, है ना, फिर ये इसोफेगस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ माउथ हो जाएगा, ये फेरिंग्स हो जाएगा, ठीक है। फिर ये इसोफेगस स्टार्ट हो जाएगा, और फिर ये आमाशय में गया, और ये आमाशय आ गया, ठीक है। चलिए फिर आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन बन जाएगी, ये राउंड शेप में, ठीक है, कोयल शेप में बन जाएगी। फिर बाहर की तरफ ये लार्ज इंटेस्टाइन हो जाएगी, ठीक है। बताइए 14 का अभी तक एक भी कमेंट नहीं आया, है ना। आमाशय के बारे में पूछा है, आमाशय के सक्रिय दूरस्थ छोर को, है ना, सक्रिय मतलब कि, और दूरस्थ, है ना, ये पास वाला छोर हो गया और ये दूर वाला हो गया, है ना। तो इसको पूछा है, इसका नाम पूछा है ना। चलिए जल्दी से बताइए। 14 का डी बताया उमा कुमारी ने। तबस्सुम डी बता रहे हैं।
रोशनी पाटीदार ने भी डी ऑप्शन बताया। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए आमाशय के सक्रिय दूरस्थ छोर के बारे में पूछा है। ये हमारा स्टोमक है, ठीक है। ये तो इसोफेगस हो गया, ठीक है। और जैसे ही आमाशय जहाँ से स्टार्ट होता है उस वाले पार्ट को बोला जाता है कार्डियक, है ना। कार्डियक क्या बोला जाता है? कार्डियक। आमाशय को 3 भागों में हम डिवाइड करते हैं। कार्डियक, ये बीच वाला भाग फंडस, और ये वाला भाग होता है पाइलोरस। क्या बोला जाता है? पाइलोरस, ठीक है। बीच वाला जो फूला हुआ भाग होता है उसको बोलते हैं फंडस, ठीक है। इसको बॉडी भी बोलते हैं ना। मेन जो पार्ट होता है ये फूला हुआ है ना, इसको बोलते हैं फंडस। फर्स्ट वाले जो पार्ट को बोलते हैं कार्डियस, कार्डियक बोलते हैं। कार्डियक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हार्ट के पास में होता है, ठीक है। और लास्ट वाला जो पार्ट सकरा पार्ट होता है उसको बोलते हैं पाइलोरस, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ड्यूडेनम तो आपको पता ही है, छोटी आंत का। छोटी आंत का मैंने बताया, हिंट भी बता रखा है आपको, DJI है ना, DJI। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं। DJI ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट जेजुनम, फिर इलियम, है ना। सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन पूछे तो जेजुनम में होता है। कहाँ पे होता है? जेजुनम में होता है, ठीक है। और बड़ी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं। CCR क्या होता है? CCR, सिकम, कॉलम और रेक्टम, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का देख लेते हैं। पाइलोरस इज सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ, वापस से थोड़ा सा रिलेटेड क्वेश्चन ही है। चलिए बताइए, पाइलोरस जो होता है वो कहाँ पे होता है? अभी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये वाला भी आप बता ही देंगे, है ना। इसोफेगस और स्टोमक के बीच में होता है, स्टोमक और ड्यूडेनम के बीच में होता है, या फिर ड्यूडेनम एंड इलियम के बीच में होता है, या फिर इलियम और रेक्टम के बीच में होता है ना। लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए। आपको बता दें कल का जो सेशन होने वाला वो भी डाइजेशन के ऊपर ही होगा, तो आप पढ़ के आइए, और भी मज़ा आएगा क्वेश्चन को सोल्व करने में, ठीक है। बताइए, लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, लास्ट का आंसर आपको करना है। राकेश ने बी ऑप्शन बताया है, यानी कि स्टोमक एंड ड्यूडेनम। कुमारी ने भी बी ऑप्शन बताया। पाइलोरस कहाँ पर सिचुएट होता है ना, अभी डायग्राम मैंने बनाया था आपको, आपने देखा होगा। पाइलोरस जो होता है वो कहाँ पर सिचुएट होता है, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बतानी है। इसोफेगस और स्टोमक के बीच में, स्टोमक और ड्यूडेनम के बीच में, ड्यूडेनम और इलियम के बीच में, या फिर इलियम एंड रेक्टम के बीच में? बताइए। तबस्सुम ने भी बी ऑप्शन बताया, रोशनी पाटीदार ने बी ऑप्शन बताया। चलिए देखते हैं इसका आंसर। अभी मैंने डायग्राम बनाया, एक बार वापस से बना लेता हूँ। देखिए ये इसोफेगस से, फिर यहाँ से स्टोमक स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर जैसे ही स्टोमक, स्टोमक का कार्डियक है ना, ये वाला भाग कार्डियक, फंडस है ना, और ये पाइलोरस, ठीक है। तो पाइलोरस पूरा जो स्टोमक है, और यहाँ से छोटी आंत स्टार्ट हो गई। छोटी आंत का जो फर्स्ट भाग कौन सा होता है? DJI, मैंने अभी हिंट बताया था आपको, यानी कि ड्यूडेनम, ड्यूडेनम और स्टोमक के बीच में, है ना। ड्यूडेनम और स्टोमक के बीच में, तो ड्यूडेनम और स्टोमक के बीच में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए ये आज के 15 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आप कमेंट करके बताइए सेशन कैसा लगा, और कितने क्वेश्चन राइट हुए अभी तक, वो भी आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। और ऐसे ही आपको कंटिन्यूशन में सेशन को अटेंड करना है, ताकि जो भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तैयारी और भी ज़्यादा मजबूत हो सके, और आपका सिलेक्शन जो है निश्चित हो सके। और ये पूरी गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप डेली कंटिन्यूशन में क्लास ले रहे हैं तो 100% आपको फ़ायदा होने वाला है, आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत होने वाली है ना। तो आपको डेली क्लास अटेंड करनी है, ठीक है। और लास्ट में एक काम की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कभी कभी क्या होता है, हमको कन्फ्यूज़न होने लग जाता है कि कभी आपको पढ़ते पढ़ते ही ऐसी फीलिंग आती होती होगी कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो ये फीलिंग क्यों आती है? क्योंकि आपने जो पहले प्लानिंग करी थी वो, जैसे अभी आप प्लानिंग कर रहे हो कि मेरे को अगले 1 महीने में 10 चैप्टर बायो के पढ़ने हैं, सॉरी 10 चैप्टर जो भी है, मतलब
जिस भी लेवल पे आप तैयारी करें, 2 चैप्टर, 10 चैप्टर, 5 चैप्टर, जिस भी लेवल पे आप है, तो उस लेवल के हिसाब से आपने प्लानिंग कर रही है ना। बट फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो प्लानिंग कहीं ना कहीं आप जितना सोचते हैं उतना हो नहीं पाता है, ठीक है। तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, थोड़ा सा आपको लगता है अरे यार उतना नहीं हो रहा है, तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए, आपको रीप्लानिंग करनी चाहिए, वापस से रीप्लान, आपको नया प्लान आपको तैयार करना है, ठीक है। तो नया प्लान तैयार करेंगे तो वो कन्फ्यूजन जो है वो खत्म हो जाए। कभी कभी बहुत बार क्या होता है, हमारे दिमाग में बहुत सारी ओवर थिंकिंग थॉट्स चलते रहते हैं, तो उन थॉट को, उस ओवर थिंकिंग को खत्म करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप वापस से नए सिरे से प्लानिंग करिए, है ना। तो आप एक पॉजिटिव फील करेंगे और अच्छे से आप काम भी कर पाएंगे और आपकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी।